नमस्कार। आज की तारीख है 3 जनवरी 2026। और आज के अखबारों में जो भी सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर हम हाजिर हैं आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। हमने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सरकारी वेबसाइट्स सब कुछ खंगाल लिया है। और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनिए वो एनालिसिस जो आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है आपका डेली लर्निंग डोज, बिल्कुल आसान जुबान में और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज का एजेंडा काफी बड़ा है, तो एक जल्दी से ओवरव्यू दे देते हैं। हाँ, सबसे पहले पॉलिटी में हम फेडरलिज्म यानी संघवाद पर एक बहुत बड़े संकट की बात करेंगे। एमजीएनआरईजीए की जगह एक नया कानून आया है और उसको लेकर केंद्र और राज्यों में ठन गई है। उसके बाद अर्बन गवर्नेंस में हम इंदौर चलेंगे। एक त्रासदी हुई है जिसने भारत के सबसे स्वच्छ शहर के मॉडल पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत जरूरी टॉपिक है। एक नया टेक अलायंस बना है, पैक्स सिलिका, और भारत को उससे बाहर रखा गया है। क्यों, ये समझेंगे। और साइंस एंड टेक में एआई पर सरकार के नए सख्त नियमों पर भी चर्चा होगी। साथ ही इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और सोशल जस्टिस से जुड़ी खबरें भी हैं। और अंत में, जैसा हमेशा होता है, प्रीलिम्स फैक्ट्स, मेंस का एक सवाल और एक छोटा सा क्विज। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बड़े टॉपिक के साथ, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। टॉपिक है फेडरलिज्म और वेलफेयर पे संकट, वीबीजी रामजी एक्ट का विवाद। हम सबने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मतलब एमजीएनआरईजीए 2005 के बारे में सुना है, पढ़ा है। ग्रामीण भारत के लिए तो यह एक तरह की लाइफलाइन रही है। बिल्कुल, पर अब सरकार ने इसे बदलकर एक नया कानून लागू कर दिया है। नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025। काफी लंबा नाम है। हाँ, तो शॉर्ट में इसे वीबीजी रामजी एक्ट कह रहे हैं। और जैसा कि आपने शुरू में बताया, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ग्रामीण रोजगार की पूरी फिलॉसफी, मतलब उसकी पूरी सोच का बदलाव है। और इसी बदलाव ने केंद्र और दक्षिणी राज्यों, खासकर कर्नाटक और तेलंगाना के बीच एक बहुत बड़ा टकराव खड़ा कर दिया है। तो इस टकराव को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि फिलॉसफी में, सोच में असल में बदलाव क्या है। एमजीएनआरईजी और इस नए एक्ट में बुनियादी फर्क क्या है? देखिए, फर्क जमीन आसमान का है। एमजीएनआरईजी एक राइट्स बेस्ड और डिमांड ड्रिवन मॉडल था। राइट्स बेस्ड और डिमांड ड्रिवन, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसका मतलब ये था कि ग्रामीण परिवार को काम मांगने का एक कानूनी हक था। आप ग्राम पंचायत में जाकर काम मांगते थे और ये सरकार की कानूनी जिम्मेदारी थी कि 15 दिनों के अंदर आपको काम दे। और अगर सरकार काम नहीं दे पाती थी तो सरकार को बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ता था। मतलब काम पाना आपका हक था, सरकार का एहसान नहीं। राइट, इट वॉज एन एंटाइटलमेंट। डिमांड नागरिक की तरफ से आती थी। समझ गए। तो अब इस नए कानून के तहत ये हक नहीं रहा। एग्जैक्टली, यही सबसे बड़ा बदलाव है। नया वीबीजीआरएमजी एक्ट एक सप्लाई ड्रिवन मॉडल है। सप्लाई ड्रिवन। हाँ, मतलब अब केंद्र सरकार तय करेगी कि कहाँ, कब और कितना काम दिया जाएगा। ये एक एलोकेशन बेस्ड मॉडल बन गया है। मतलब अब ये नागरिकों का हक नहीं रहा, बल्कि ये सरकार के आवंटन पर, उसके एलोकेशन पर निर्भर करेगा। तो अब डिमांड नागरिक की तरफ से नहीं, सप्लाई सरकार की तरफ से आएगी। बिल्कुल। सरकार का तर्क ये है कि वो इसे विकसित भारत बाई 2047 के विजन से जोड़ रही हैं। उनका कहना है कि इससे एसेट क्रिएशन पर ध्यान दिया जाएगा, जो भी लीकेजेस होते थे वो रोकेंगे। लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि ये तो पावर का सेंट्रलाइजेशन है, सत्ता का केंद्रीकरण। हाँ, क्योंकि अब फैसले दिल्ली में लिए जाएंगे, गांव की पंचायत में नहीं। 125 कर दिए गए। हाँ, ऊपरी तौर पे ये बहुत अच्छा लगता है, 100 दिन से 125 दिन। लेकिन यहाँ एक पेंच है। वो क्या? जब काम देना या ना देना ही पूरी तरह सरकार के हाथ में है, तो 125 दिन की गारंटी का क्या मतलब रह जाता है? अगर सरकार किसी जिले के लिए फंड ही एलोकेट ना करे, तो वहां के लोग 125 दिन तो क्या एक दिन का काम भी डिमांड नहीं कर सकते। तो ये गारंटी एक तरह से खोखली हो जाती है। अच्छा, तो ये सप्लाई ड्रिवन होने की वजह से 125 दिन का प्रावधान भी उतना असरदार नहीं रहा। सही बात है, लेकिन विवाद की जो असली जड़ है वो कुछ और है। वो है इसका नया फंडिंग पैटर्न। ओके, फंडिंग पैटर्न। तो पहले क्या था और अब क्या है? इसमें क्या बदलाव आया है? पहले एमजीएनआरईजीए में सिस्टम बहुत साफ था। मजदूरी यानी वेजेस का 100%, पूरा का पूरा 100% केंद्र सरकार देती थी। पूरा 100%? हाँ, 100%। और जो मटेरियल कॉस्ट होती थी, जैसे सीमेंट, ईंट वगैरह, उसका 75% केंद्र सरकार देती थी। तो राज्यों पर बोझ बहुत कम था। ठीक है,
ये तो पुराना सिस्टम हुआ। अब नए VBGM जी एक्ट में क्या है? अब नए कानून में कुल खर्च का, टोटल एक्सपेंडिचर का 60% केंद्र देगा और 40% राज्य देंगे। 60-40 का रेशियो। हाँ, 60-40। और सबसे बड़ा झटका यहीं पर है। इस 40% में मजदूरी का हिस्सा भी शामिल है। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि राज्यों को अब वेज बिल का, मजदूरों की दिहाड़ी का 40% खुद देना पड़ेगा? जी हाँ, यही सबसे बड़ा बदलाव है। पहले जो 100% केंद्र देता था, अब उसका भी 40% का बोझ राज्यों पर डाल दिया गया है। ये तो राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल शॉक होगा, खासकर उन राज्यों के लिए जिनकी माली हालत पहले से ही ठीक नहीं है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा बोझ है। हम कर्नाटक का ही उदाहरण लेते हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक सरकार का कहना है कि जीएसटी लागू होने के बाद उन्हें पहले ही सालाना लगभग 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 18,000 करोड़? हाँ, अब इस नए कानून से उन पर हर साल 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हर साल? जी, हर साल। तो आप सोचिए, 5 साल में ये लगभग 20,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। ये तो एक बहुत बड़ी रकम है किसी भी राज्य के लिए। तो ये पैसा आएगा कहाँ से? यही तो सवाल है। जाहिर है, राज्यों को स्वास्थ्य या शिक्षा जैसी दूसरी जरूरी योजनाओं में कटौती करनी पड़ेगी। इससे उनका पूरा बजट बिगड़ जाएगा। और भी तो कुछ बदलाव है इस कानून में, जैसे प्लानिंग यूनिट को लेकर। हाँ, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जो सीधे सीधे डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण की भावना पर चोट करता है। MGNREGA में योजना बनाने की इकाई प्लानिंग यूनिट, ग्राम सभा और पंचायतें होती थीं। और ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ा था, है ना? बिल्कुल। 73वां संशोधन 1992 में इसीलिए लाया गया था ताकि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और फैसले जमीनी स्तर पर लिए जाएं। ग्राम सभा तय करती थी कि गांव में कौन सा काम होना है। और अब VB जी एक्ट कहता है कि काम सेंट्रल नोटिफिकेशन के आधार पर तय होंगे, मतलब फिर से फैसले दिल्ली से होंगे। ये 73वें संविधान संशोधन की आत्मा के खिलाफ है। इस कानून में एक सीजनल पॉज का भी प्रावधान है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फसल कटाई के सीजन में 60 दिनों का एक अनिवार्य विराम होगा, मैंडेटरी पॉज, जब इस एक्ट के तहत कोई काम नहीं दिया जाएगा। इसके पीछे सरकार का क्या तर्क है? सरकार का तर्क है कि इससे खेती के कामों के लिए मजदूर आसानी से उपलब्ध होंगे। कई बार किसान शिकायत करते हैं कि MGNREGA की वजह से उन्हें खेतों में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलते। लेकिन मजदूर संगठनों का क्या कहना है? उनका तर्क बहुत मजबूत है। वो कहते हैं कि उन भूमिहीन मजदूरों का क्या होगा जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, और आज मशीनीकरण का दौर है, हर किसी को खेतों में काम नहीं मिलता, तो वो 60 दिन क्या करेंगे? उनके लिए तो ये भुखमरी की स्थिति पैदा कर सकता है। तो जाहिर है राज्य इस पर चुप तो नहीं बैठे होंगे। हमने तेलंगाना का जिक्र सुना था। हाँ, तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली ने इस केंद्रीय कानून के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया है। जब कोई राज्य विधानसभा ऐसा करती है तो इसका एक बड़ा राजनीतिक महत्व होता है। ये दिखाता है कि राज्य इसे सिरे से खारिज कर रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के क्या तर्क थे? उन्होंने इसे मजदूरों के अधिकारों का हनन बताया। उन्होंने महात्मा गांधी का नाम हटाने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने पालामुरु जिले का उदाहरण दिया, जहां MGNREGA एक सेफ्टी नेट की तरह था, जिसने डिस्ट्रेस माइग्रेशन यानी मजबूरी में होने वाले पलायन को रोका था। और कर्नाटक की क्या रणनीति है? कर्नाटक एक कदम और आगे की सोच रहा है। वो अपना खुद का रोजगार गारंटी कानून बनाने की योजना बना रहा है। पर क्या एक राज्य ऐसा कर सकता है? क्या वो एक केंद्रीय कानून को ओवरराइड कर सकता है? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक बड़ा सवाल है। हाँ, और यहीं पर संविधान का आर्टिकल 254 बहुत दिलचस्प हो जाता है। आर्टिकल 254? हाँ, देखिए, रोजगार और बेरोजगारी का विषय संविधान की 7th शेड्यूल में कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची की एंट्री 23 यानी 23 में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? सही कहा। अब आर्टिकल 254 का क्लॉज 1 कहता है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट के किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बनाया है और दोनों में कोई टकराव है, तो केंद्र का कानून मान्य होगा। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्यूग्नेंसी कहते हैं। अच्छा, तो मतलब आमतौर पर केंद्र का कानून ही जीतेगा? आमतौर पर हाँ, लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, आर्टिकल 254 का क्लॉज 2 यानी आर्टिकल 254(2) एक अपवाद, एक एक्सेप्शन देता है। वो एक्सेप्शन क्या है? वो कहता है कि अगर राज्य द्वारा बनाए गए कानून को राष्ट्रपति की सहमति, प्रेसिडेंट्स असेंट, मिल जाती है, तो वो कानून केंद्र के कानून के ऊपर उस राज्य में लागू हो सकता है। मतलब अगर कर्नाटक अपना कानून बनाकर राष्ट्रपति से मंजूरी ले ले तो वो उसे अपने राज्य में लागू कर सकता है? संवैधानिक रूप से हाँ, लेकिन इसकी राजनीतिक जटिलताएं बहुत हैं।
राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर काम करते हैं। तो क्या केंद्र सरकार एक ऐसे कानून को मंजूरी देगी जो उसके अपने कानून के खिलाफ हो? ये एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिला के ये कानून कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ जा रहा है। बिल्कुल। राज्यों का ये भी कहना है कि इतना बड़ा वित्तीय बदलाव करने से पहले 16th फाइनेंस कमीशन से सलाह क्यों नहीं ली गई? ये सीधे सीधे राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर हमला है। और इसका एक व्यापक आर्थिक प्रभाव भी तो होगा। बहुत बड़ा। अर्थशास्त्र में एक कॉन्सेप्ट होता है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा सरकारी प्रोग्राम होता है जो अर्थव्यवस्था के बुरे दौर में अपने आप एक्टिव हो जाता है और लोगों की मदद करता है। MGNREGA एक बेहतरीन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर था। कैसे? जब भी सूखा पड़ता था या मंदी आती थी, लोगों के पास काम नहीं होता था, तो वो MGNREGA के तहत काम की मांग करते थे। मांग बढ़ते ही सरकार का खर्च अपने आप बढ़ जाता था और पैसा सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पहुंचता था, जिससे डिमांड बनी रहती थी। ये सब ऑटोमेटिकली होता था। और अब ये नया सप्लाई ड्रिवन मॉडल ये भूमिका नहीं निभा पाएगा। नहीं निभा सकता, क्योंकि अब सरकार तय करेगी कि पैसा देना है या नहीं। वो ऑटोमेटिक नहीं रहा। इससे एक और खतरा है, क्षेत्रीय असमानता, रीजनल इनइक्वालिटीज का। वो कैसे? देखिए, इस योजना की सबसे ज्यादा जरूरत गरीब राज्यों को है, जैसे बिहार, ओडिशा, झारखंड। लेकिन शायद वही राज्य 40% हिस्सा देने में सबसे ज्यादा असमर्थ होंगे। तो हो सकता है कि अमीर राज्य तो इस योजना को चला लें, लेकिन गरीब राज्य ना चला पाएं। इससे अमीर और गरीब राज्यों के बीच कल्याणकारी योजनाओं का अंतर और भी बढ़ जाएगा। ये तो बहुत ही गंभीर इम्प्लीकेशंस हैं। यूपीएससी के नजरिए से ये टॉपिक जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के लिए बहुत जरूरी है। जीएस पेपर 2 में फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशंस, वेलफेयर स्कीम्स और गवर्नेंस, और जीएस पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी और रूरल डेवलपमेंट। तो ये तनाव कि केंद्र की नीतियां और मॉडल जमीनी हकीकत से कितने अलग हो सकते हैं, हमें हमारी अगली खबर की ओर ले जाता है। एक ऐसे मॉडल शहर की कहानी जो ऊपर से तो चमक रहा है, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और है। बिल्कुल। अब बात करते हैं सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस की। हमारा टॉपिक है शहरी शासन का संकट, इंदौर जल त्राजदी से सबक। इंदौर, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्लीनेस्ट सिटी की इमेज आती है। लगातार 8 साल से 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स भारत का सबसे स्वच्छ शहर। जी, लेकिन उसी इंदौर में हाल ही में पानी में जहर घुलने से कई मौतें हुई हैं। और ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि ये इंदौर मॉडल और हमारे पूरे अर्बन गवर्नेंस के सिस्टम पर एक बहुत ही गंभीर सवाल है। पहले तो ये बताइए कि हुआ क्या था एग्जैक्टली। घटना इंदौर के भगीरथपुरा इलाके की है। वहां पीने के पानी की पाइपलाइन में सीवेज का पानी मिल गया। जब पानी के सैंपल टेस्ट किए गए तो उनमें ई कोलाई और कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की भारी मात्रा मिली। ई कोलाई और कॉलीफॉर्म, ये तो बहुत खतरनाक होते हैं। हाँ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो मानक है BIS 10500.2012, वो साफ कहता है कि पीने के पानी में ये बैक्टीरिया बिल्कुल जीरो होने चाहिए। और मौतों का आंकड़ा क्या है? सरकारी आंकड़ा 5 मौतों का है, लेकिन स्थानीय मीडिया और लोगों का कहना है कि 15 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। पर ये हुआ कैसे? इतनी बड़ी लापरवाही का सोर्स क्या था? सीवेज का पानी पीने के पानी की लाइन में मिला कैसे? जांच में जो बात सामने आई है वो चौंकाने वाली है और शर्मनाक भी। एक पुलिस चौकी के ऊपर एक टॉयलेट बना हुआ था और उस टॉयलेट को बिना किसी सेफ्टी टैंक के सीधे सीधे पीने के पानी की मेन लाइन पर बना दिया गया था। क्या? एक मिनट में ठीक से समझी नहीं। एक टॉयलेट का आउटलेट सीधे पीने के पानी की पाइपलाइन से जोड़ दिया गया था? जी हाँ, यही हुआ था। ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और किसी को पता नहीं चला इतने सालों से। इससे भी बुरी बात यह है कि लोगों ने चेतावनी दी थी। 2 महीने पहले से स्थानीय निवासी और एक स्थानीय बीजेपी पार्षद लगातार शिकायत कर रहे थे। क्या शिकायत कर रहे थे वो? वो बता रहे थे कि पानी से बहुत बदबू आती है और पानी एसिड लाइक लगता है। पानी की क्वालिटी बहुत खराब थी, लेकिन उनकी शिकायतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। ये तो सिर्फ लापरवाही नहीं, ये तो एक पूरे सिस्टम का फेलियर है। ये दिखाता है कि प्रशासन कितना असंवेदनशील हो गया है। द इंडियन एक्सप्रेस का आज का संपादक ये बिल्कुल यही बात कहता है। उसका शीर्षक है इंदौर ट्रेजेडी पॉइंट्स टू रॉट इन अर्बन गवर्नेंस। रॉट यानी सड़न। वो कहते हैं कि ये सिर्फ कुछ अधिकारियों की गलती नहीं है, बल्कि ये म्यूनिसिपल इनर्शिया यानी नगर निगम की जड़ता, उसकी सुस्ती का नतीजा है। और इसमें एक दिखावटी बनाम वास्तविक विकास का द्वंद्व भी तो है। बिल्कुल, यही इस केस का सार है। इंदौर ने सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, सड़कों की सफाई जैसे दिखने वाले पैमानों पर तो बहुत अच्छा काम किया और रैंकिंग में नंबर 1 आ गया।
लेकिन उसने अपने 120 साल पुराने अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी की पाइपलाइनें, सीवेज सिस्टम, इन सब को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तो क्या ये स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग्स ही समस्या की जड़ है? क्या इन रैंकिंग्स ने शहरों को सिर्फ सतही सफाई पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया, जबकि जो असली जरूरी और महंगे काम हैं, जो जमीन के नीचे होने हैं, उनकी अनदेखी हुई? ये एक बहुत बड़ा और जायज सवाल है। ऐसा लगता है कि शहर सिर्फ उन चीजों पर काम कर रहे हैं जो दिखती हैं, जिनसे रैंकिंग सुधरती है, और जो गवर्नेंस की असल आत्मा है, यानी नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं देना, वो पीछे छूट गई है। और ये हमें एक और बड़े मुद्दे पर ले आता है, 74वें संवैधानिक संशोधन की विफलता। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में लाया गया था। इसका उद्देश्य था अर्बन लोकल बॉडीज, ULBs, यानी शहरी स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम, नगर पालिका, इनको स्वशासन की संस्थाओं के रूप में मजबूत करना। संविधान की 12th शेड्यूल यानी 12वीं अनुसूची में जो आर्टिकल 243W से जुड़ी है, उसमें साफ साफ लिखा है कि वाटर सप्लाई और पब्लिक हेल्थ यानी पानी की आपूर्ति और जन स्वास्थ्य नगर पालिकाओं का मुख्य कार्य है। लिखा तो है, लेकिन इसके बावजूद आज भी भारत में ज्यादातर ULBs आर्थिक और प्रशासनिक रूप से बहुत कमजोर हैं। वो राज्य सरकारों पर निर्भर हैं। इंदौर की घटना दिखाती है कि कैसे ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप और टेंडर प्रक्रिया में देरी के कारण एक जानी पहचानी समस्या को महीनों तक ठीक नहीं किया गया। और जब अधिकारी जवाबदेही से भागते हैं तो ये एक नैतिक संकट भी बन जाता है। इसे GS पेपर फॉर एथिक्स के लिए एक केस स्टडी की तरह देखा जा सकता है। बिल्कुल, ये एक क्लासिक केस स्टडी है। यहाँ नैतिक दुविधा, एथिकल डिलेमा क्या है? प्रशासनिक दक्षता, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, जिसे रैंकिंग मिलती है, बनाम लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर, यानी नागरिकों की सुरक्षा। और किन नैतिक मूल्यों का उल्लंघन हुआ यहाँ? सबसे पहले तो सेवा की भावना, स्पिरिट ऑफ सर्विस का उल्लंघन हुआ। भगीरथपुरा एक झुग्गी बस्ती वाला इलाका है। उनकी शिकायतों को नजरअंदाज करना शासन में एक पूर्वाग्रह, एक बायस भी दर्शाता है। और जवाबदेही की तो पूरी तरह से कमी थी। मध्य प्रदेश के शहरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक कथित बयान भी आया, जिसमें उन्होंने इन शिकायतों को यूजलेस क्वेरीज कहा। ये बयान जवाबदेही और सहानुभूति की नैतिक जिम्मेदारी के बिल्कुल खिलाफ है। और ये मामला सीधे सीधे आर्टिकल 21 से भी जुड़ता है। हाँ, राइट टू लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि साफ पीने का पानी पाना जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। इसे प्रदान करने में राज्य के विफलता सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन है। तो UPSC एस्पिरेंट्स के लिए इसमें लिंकेजेस क्या हैं? मेंस GS पेपर 2 के लिए गवर्नेंस, अर्बन लोकल बॉडीज और 74th अमेंडमेंट, और GS पेपर 4 एथिक्स के लिए अकाउंटेबिलिटी, स्पिरिट ऑफ सर्विस और पब्लिक वेलफेयर पर एक बेहतरीन केस स्टडी। तो चाहे राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता का मामला हो या शहरों की प्रशासनिक आजादी का, बात घूम फिरकर नियंत्रण और क्षमताओं पर आ रही है। सही कहा। और क्षमताओं का यही सवाल अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, जो हमें हमारे अगले सेक्शन पर ले जाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस, और टॉपिक है पैक्स सिलिका से भारत का बाहर होना और रणनीतिक पुनर्संग्रहण। 3 जनवरी 2026 यानी आज एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल घटना हुई है। अमेरिका के नेतृत्व में एक नया 9 सदस्यीय रणनीतिक गठबंधन स्ट्रेटेजिक अलायंस लॉन्च हुआ है। इसका नाम है पैक्स सिलिका। और खबर ये नहीं है कि ये लॉन्च हुआ है, खबर ये है कि भारत को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये वाकई एक बड़ा झटका है। पहले तो ये बताइए कि ये पैक्स सिलिका है क्या? इसका नाम बड़ा अजीब है। पैक्स सिलिका, इसका मतलब है सिलिकॉन से शांति। ये पैक्स रोमाना से प्रेरित है, जिसका मतलब था रोमन शांति। अच्छा, तो इसका मतलब है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर प्रभुत्व के माध्यम से एक वैश्विक व्यवस्था बनाए रखना। बिल्कुल। इसका घोषित उद्देश्य है सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वैश्विक सप्लाई चेन्स को सुरक्षित करना। और इसका अघोषित उद्देश्य है चीन के बढ़ते प्रभुत्व को चुनौती देना। तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं? हाँ। आपने कहा 9 सदस्य हैं। हाँ, 9 सदस्य हैं, और ये लिस्ट बहुत ध्यान से सुनने वाली है। इसमें अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नेदरलैंड्स, इजराइल और UAE शामिल हैं। और हर देश की इसमें खास भूमिका है ना? एग्जैक्टली। ये कोई रैंडम ग्रुप नहीं है।
हर सदस्य देश हाईटेक वैल्यू चेन के खास हिस्से को नियंत्रित करता है। जैसे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए ऑस्ट्रेलिया है, जिसके पास लिथियम और कोबाल्ट के बड़े भंडार हैं। ठीक है। चिप डिजाइन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए यूएसए, यूके और इजराइल हैं। मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट यानी चिप बनाने वाली मशीनें, उसके लिए नीदरलैंड्स की कंपनी ASML और जापान की टोक्यो इलेक्ट्रॉन हैं। इनके बिना एडवांस चिप्स बन ही नहीं सकती। और फैब्रिकेशन यानी चिप बनाने का काम, उसके लिए दक्षिण कोरिया की सैमसंग और यूएसए की इंटेल जैसी कंपनियां हैं। और कैपिटल यानी पैसा और एनर्जी के लिए UAE को शामिल किया गया है, जिसके पास बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं। इस लिस्ट में ताइवान और कनाडा का भी नाम गेस्ट्स के तौर पर है। हाँ, क्योंकि ताइवान तो चिप बनाने में दुनिया का लीडर है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, भारत को बाहर क्यों रखा गया? हम क्वाड के सदस्य हैं, हम अमेरिका के मेजर डिफेंस पार्टनर हैं, हम इंडो पैसिफिक में एक की प्लेयर है, फिर ये इतना बड़ा झटका क्यों? जाने माने अर्थशास्त्री धीरज नैयर ने आज के अखबार में एक लेख लिखा है। उनके अनुसार ये हमारी दशकों की हाई टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स की उपेक्षा का परिणाम है। उनका तर्क क्या है? उनका तर्क है कि आधुनिक कूटनीति में क्षमताओं का महत्व है, सिर्फ बाजार के आकार का नहीं। और इस क्षेत्र में भारत को एक वैल्यू एडेड पार्टनर के बजाय सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट के रूप में देखा जाता है। मतलब हम चिप्स खरीदते हैं, बनाते नहीं। तो बाहर रखे जाने के पीछे स्पेसिफिक कारण क्या है? एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है हमारा R&D डेफिसिट, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कम खर्च। कितना कम? भारत का R&D पर खर्च पिछले 2 दशकों से GDP का सिर्फ 0.6 से 0.7% पर स्थिर है। 0.6 to 0.7%। और इसकी तुलना अगर हम पैक्स सिलिका के सदस्य देशों से करें तो ये आंकड़ा बहुत छोटा लगता है। दक्षिण कोरिया और इजराइल जैसे देश अपनी GDP का लगभग 5% R&D पर खर्च करते हैं। 0.7% और 5%, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। इसी वजह से आज भारत के पास एडवांस लॉजिक चिप्स बनाने वाला एक भी कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट नहीं है। ठीक है, R&D डेफिसिट पहला कारण हुआ। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है हमारी रिसोर्स डिपेंडेंसी, यानी संसाधनों पर निर्भरता। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया जैसी ही भूवैज्ञानिक क्षमता है, लेकिन हमने आज तक अपनी खनिज संपदा का सिर्फ 25 से 30% ही एक्सप्लोर किया है। और क्रिटिकल मिनरल्स का क्या हाल है? हम लिथियम के लिए 100% आयात पर निर्भर है, और ये आयात ज्यादातर चीन से होता है। तो चीन पर ये निर्भरता हमें इस गठबंधन के लिए एक एसेट के बजाय एक लाइबिलिटी बनाती है। बिल्कुल। गठबंधन चीन के खिलाफ बन रहा है और हम क्रिटिकल मिनरल्स के लिए चीन पर ही निर्भर हैं। और तीसरा कारण, आपने एक गोल्डीलॉक्स स्ट्रैटेजी का जिक्र किया था, ये क्या है? ये एक बहुत ही दिलचस्प जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका एक ऐसा भारत चाहता है जो जस्ट राइट हो। जस्ट राइट मतलब ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। एग्जैक्टली। एक ऐसा भारत जो हिंद महासागर में चीन को संतुलित करने के लिए काफी मजबूत हो, लेकिन इतना तकनीकी रूप से स्वतंत्र और शक्तिशाली ना हो जाए कि वो भविष्य में अमेरिकी टेक्नोलॉजी को चुनौती दे सके, या एक पीयर कंपैरेटर यानी एक बराबर का प्रतियोगी बन जाए। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन है। हाँ, ये भारत की विश्वगुरु आकांक्षाओं के लिए एक रियलिटी चेक है। और इसका खतरा क्या है? खतरा यह है कि भारत टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स और सप्लाई चेन्स के इनर सर्कल से बाहर रह सकता है। हम असेंबली के स्तर पर ही अटके रह सकते हैं, जैसे आईफोन्स असेंबल करना। और क्रिएशन के स्तर पर, यानी चिप्स डिजाइन और फैब्रिकेट करना, उस स्तर पर शायद कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आगे का रास्ता क्या है? हाँ, रास्ता साफ है। हमें अपने खनन नीतियों में तत्काल सुधार करना होगा, प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन देना होगा और R&D खर्च में भारी वृद्धि करनी होगी, और अपने विशाल बाजार को एक सौदेबाजी के हथियार, अ बार्गेनिंग चिप के रूप में इस्तेमाल करना होगा। UPSC के लिए ये टॉपिक GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया, और GS पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक और अपडेट है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। हाँ, युद्ध अब अपने चौथे साल में प्रवेश कर चुका है। 2025 में रूस ने 5,600 वर्ग किलोमीटर यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जा किया है। 5,600 वर्ग किलोमीटर, ये तो 2022 के बाद से सबसे बड़ी वार्षिक बढ़त है। जी, ये दिखाता है कि मोमेंटम इस समय रूस की तरफ है। और कूटनीतिक स्तर पर क्या हो रहा है? क्यूब में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स यानी NSAs की बैठक हो रही है, और अगले हफ्ते फ्रांस में नेताओं का एक शिखर सम्मेलन भी होना है। एजेंडा क्या है? एजेंडा है यूक्रेन को नेटो सदस्यता के बजाय
ठोस सुरक्षा गारंटी देना। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान आया है कि अमेरिकी शांति समझौता 90% तैयार है, लेकिन क्षेत्रीय रियायतों टेरिटोरियल कंसेशंस पर गतिरोध बना हुआ है। और यूक्रेन में एक आंतरिक बदलाव भी हुआ है। हाँ, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सैन्य खुफिया GUR के प्रमुख किरिलो बुदानोव को अपना नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। बुदानोव अपने आक्रामक रुख के लिए जाने जाते हैं। तो ये नियुक्ति क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि कीव बातचीत के दरवाजे तो खुले रख रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक लंबी लड़ाई की तैयारी भी कर रहा है। और भारत के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं? भारत के लिए कूटनीतिक संतुलन साधना और भी मुश्किल हो गया है। हमारा जो स्टैंड था कि ये युद्ध का युग नहीं है, उसे अब और ज्यादा परखा जा रहा है। कुछ विश्लेषक तो ये भी कह रहे हैं कि पैक्स सिलिका से बाहर होना भी शायद भारत की रूस पर स्वतंत्र नीति से जुड़ा हो सकता है। ये एक इंटरेस्टिंग एंगल है। चलिए अब चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बिल्कुल, टॉपिक है AI रेगुलेशन और ग्रोक विवाद। तो खबर ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम मेटी कहते हैं, उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, जो पहले ट्विटर था, को उसके AI चैटबॉट ग्रोक को लेकर एक सख्त नोटिस जारी किया है। हाँ, और ये नोटिस काफी गंभीर है। तो विवाद की वजह क्या है? ग्रोक ने ऐसा क्या कर दिया? आरोप है कि ग्रोक का इस्तेमाल महिलाओं और बच्चों की गैर सहमति से यौन रूप से स्पष्ट छवियां, नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेजेस बनाने के लिए किया जा रहा है, जिन्हें हम आम भाषा में डीप फेक्स कहते हैं। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। तो इसमें कानूनी पहलू क्या है? यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का सेक्शन 79 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सेक्शन 79? हाँ, ये तो सेफ हार्बर वाला प्रावधान है ना। बिल्कुल, इसे इंटरमीडियरी लायबिलिटी भी कहते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स को, जैसे फेसबुक, एक्स, इनको एक तरह की सुरक्षा देता है। कैसी सुरक्षा? ये कहता है कि प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स द्वारा डाले गए कंटेंट के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, बशर्ते वो ड्यू डिलिजेंस यानी उचित परिश्रम का पालन करें। मतलब अगर कोई यूजर कुछ गलत पोस्ट करता है तो उसके लिए यूजर जिम्मेदार है, प्लेटफॉर्म नहीं। तो फिर मेथी ने एक्स को नोटिस क्यों भेजा, सेफ हार्बर के होते हुए? यहीं पर सरकार का तर्क बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। सरकार का कहना है कि ये छूट, ये सेफ हार्बर सख्त ड्यू डिलिजेंस पर सशर्त है। और सरकार के अनुसार एक्स ने ड्यू डिलिजेंस का पालन नहीं किया? सरकार का तर्क इससे भी एक कदम आगे का है। सरकार कह रही है कि जब प्लेटफॉर्म खुद वो टूल यानी ग्रोक दे रहा है जिससे ये अवैध कंटेंट बन रहा है, तो वो सिर्फ एक पैसिव इंटरमीडियरी, एक निष्क्रिय मध्यस्थ नहीं रह जाता। तो वो क्या बन जाता है? वो एक एक्टिव फैसिलिटेटर, एक सक्रिय सूत्रधार बन जाता है। पैसिव इंटरमीडियरी और एक्टिव फैसिलिटेटर, ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर ये साबित हो जाता है कि एक्स एक एक्टिव फैसिलिटेटर है, तो उसका सेक्शन 79 का सेफ हार्बर प्रोटेक्शन खत्म हो सकता है। और अगर वो प्रोटेक्शन खत्म हो जाता है तो उसके अधिकारियों पर IT एक्ट के सेक्शन 67 ऑब्ससिनिटी और नई भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत आपराधिक मुकदमा चल सकता है। ये तो एक्स के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। हाँ, ये जेनरेटिव AI की एक बड़ी चुनौती को भी सामने लाता है। ग्रोक को एक्स ने ये कहकर प्रचारित किया था कि वो अनफिल्टर्ड और एजी है, लेकिन ये एजीनेस अब भारतीय कानूनों से टकरा रही है। तो ये घटना एक बड़े रेगुलेटरी गैप को भी उजागर करती है। बिल्कुल, हमारे जो मौजूदा कानून हैं वो यूजर जनरेटेड कंटेंट के लिए बने थे, लेकिन अब हम AI जनरेटेड कंटेंट के युग में हैं, और वो भी ऐसा कंटेंट जो खुद प्लेटफॉर्म के अपने टूल से बन रहा है। इस नई हकीकत के लिए हमारे कानून तैयार नहीं हैं। तो सरकार का रुख अब काफी सख्त लग रहा है। हाँ, एक्स को एक्शन टेकन रिपोर्ट देने के लिए सिर्फ 72 घंटे का समय दिया गया है। ये दिखाता है कि सरकार अब एडवाइजरी जारी करने से एनफोर्समेंट करने की ओर बढ़ रही है। और सरकार चाहती क्या है? इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? सरकार अब सेफ्टी बाय डिजाइन के कॉन्सेप्ट पर जोर दे रही है। सेफ्टी बाय डिजाइन? इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म जब अपने AI मॉडल बनाएं तो उसी समय डिजाइन स्टेज पर ही उनमें ऐसे हार्ड कोडेड प्रतिबंध लगाएं जिससे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, सेम या डीप फेक्स जैसा अवैध कंटेंट बन ही ना सके। मतलब समस्या पैदा होने के बाद उसे ठीक करने के बजाय उसे पैदा ही ना होने दिया जाए। ये तो एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। UPSC के लिए ये GS पेपर 3 साइंस एंड टेक, साइबर सिक्योरिटी और रोल ऑफ सोशल मीडिया के लिए बहुत रेलेवेंट है। और GS पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस के लिए भी। चलिए अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, जहां एक अजीब सी दुविधा बनी हुई है। हाँ, द हिंदू में आज एक संपादकीय आया है जिसका शीर्षक है अनएनविएबल चॉइस।
यानी एक ऐसी दुविधा जिसमें कोई भी नहीं पड़ना चाहेगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने ऐसी क्या चुनौती आ गई है? पहले कुछ आंकड़े देखते हैं। दिसंबर 2025 में जीएसटी रेवेन्यू 1.74 लाख करोड़ रुपए रहा है। ये स्थिर है, लेकिन इसमें कोई बहुत तेज ग्रोथ नहीं दिख रही। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी केपेक्स जो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है, वो अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच पिछले साल की तुलना में 28% बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या है इन्फ्लेशन में, खासकर थोक महंगाई, होलसेल इन्फ्लेशन, जो पूरे साल लगभग शून्य मतलब -0.08% पर रही है। एक मिनट, कम महंगाई तो अच्छी बात होती है, आम आदमी के लिए तो ये राहत की बात है। इसमें समस्या कहाँ है? यहीं पर एक फिस्कल ट्रैप है, एक वित्तीय जाल। फिस्कल ट्रैप, ये क्या होता है? इसको बहुत धीरे धीरे समझते हैं। कम थोक महंगाई एक समस्या क्यों है? क्योंकि ये हमारी नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि दर को कम कर देती है। नॉमिनल जीडीपी मतलब जीडीपी एट करंट प्राइसेस। हाँ। अब हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है यानी राजकोषीय घाटा, उसे नॉमिनल जीडीपी के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। राइट। फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो अब सोचिए, जब आपका डिनोमिनेटर यानी नॉमिनल जीडीपी छोटा हो जाता है या धीरे धीरे बढ़ता है, तो डेफिसिट का प्रतिशत अपने आप बड़ा दिखने लगता है, भले ही सरकार ने उधार उतना ही लिया हो। अच्छा, तो ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। कम महंगाई की वजह से जीडीपी का आधार छोटा हो गया, जिससे घाटे का प्रतिशत ज्यादा दिख रहा है। एग्जैक्टली। और यहीं से सरकार के सामने वो अनएनविएबल चॉइस पैदा होती है। वो दुविधा क्या है? सरकार के पास क्या विकल्प है? उसके पास दो ही विकल्प हैं और दोनों ही मुश्किल हैं। विकल्प एक, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कटौती करे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहा है उसे कम कर दे। इससे क्या होगा? इससे फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास रुक जाएगा, जो इस समय हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य इंजन है। ये तो ठीक नहीं है। और दूसरा विकल्प क्या है? विकल्प 2, वो फिस्कल टारगेट से चूक जाए, मतलब कैपेक्स को बनाए रखे, लेकिन घाटे का लक्ष्य टूट जाएगा। और इससे क्या नुकसान होगा? इससे बॉन्ड मार्केट्स और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज घबरा सकती हैं। वो इसे वित्तीय अनुशासनहीनता मानेंगी, जिससे देश की रेटिंग पर असर पड़ सकता है और उधार लेना महंगा हो सकता है। तो सरकार एक तरह से फंस गई है। हाँ, उनके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे वेतन, पेंशन, ब्याज, इसमें कटौती की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। इसलिए उन्हें विकास को गति देने वाले कैपेक्स और वित्तीय अनुशासन के बीच एक बहुत ही मुश्किल चुनाव करना पड़ रहा है। यूपीएससी के लिए ये जीएस पेपर 3, इंडियन इकोनॉमी, गवर्नमेंट बजटिंग और फिस्कल पॉलिसी का एक कोर टॉपिक है। बिल्कुल। चलिए, अब आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर डालते हैं। हाँ, मिसलेनियस सेक्शन में पहली खबर जुडिशियल रिफॉर्म से जुड़ी है। क्या है ये? सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसमें जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन.के. सिंह थे, उन्होंने जांच की समय सीमा पर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। क्या कहा है कोर्ट ने? कोर्ट ने 3 मुख्य सिद्धांत दिए हैं। पहला, जांच करना मुख्य रूप से कार्यपालिका यानी पुलिस का काम है, इसे एग्जीक्यूटिव डोमेन कहते हैं, और न्यायपालिका का हस्तक्षेप इसमें न्यूनतम होना चाहिए। मतलब कोर्ट को पुलिस के काम में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। हाँ। दूसरा सिद्धांत है रिएक्टिव वर्सेस प्रोएक्टिव। कोर्ट ने कहा है कि अदालतें समय सीमा तब तय करें जब जांच में बेवजह देरी हो रही हो, यानी रिएक्टिव होकर। हर मामले की शुरुआत में ही एक समय सीमा तय कर देना प्रोफाइलैक्टिक अप्रोच ठीक नहीं है। और तीसरा सिद्धांत आर्टिकल 21 से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा है कि स्पीडी ट्रायल के अधिकार और एक निष्पक्ष व पूरी जांच की जरूरत के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। अगर आप एक अवास्तविक समय सीमा तय कर देंगे तो हो सकता है कि पुलिस जल्दबाजी में ठीक से जांच ना करे, जिससे न्याय का ही हनन हो। तो इस फैसले का महत्व क्या है? ये फैसला सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को मजबूत करता है। अगली खबर कल्चरल हेरिटेज से जुड़ी है, आइकॉन्स ऑफ रेजिलियंस। हाँ, आज 3 जनवरी को 2 महान हस्तियों का जन्मदिन है। पहली है सावित्रीबाई फुले, जिनकी आज 195वीं जयंती है। भारत की पहली महिला शिक्षिका? जी, उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोला था। और उन्होंने कई संस्थाएं भी बनाई थीं। हाँ, 1852 में महिला सेवा मंडल, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए था, और 1863 में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, जो गर्भवती विधवाओं को आश्रय देता था और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बनाया गया था।
उनके साहित्यिक कार्य भी हैं, जैसे काव्य फूले और बावनकशी सुबोध रत्नाकर। और दूसरी हस्ती कौन है? दूसरी हैं रानी वेलु नचियार, तमिलनाडु के शिवगंगा की रानी। उनका जन्म 3 जनवरी 1730 को हुआ था। उनका क्या महत्व है? वो संभवतः पहली भारतीय रानी थी जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक सफल युद्ध लड़ा था, और ये 1857 के विद्रोह से दशकों पहले की बात है। उन्हें वीर मंगई भी कहा जाता है ना? हाँ, वीर मंगई यानी बहादुर महिला। उनकी रणनीति बहुत मजबूत थी। उन्होंने मैसूर के हैदर अली के साथ गठबंधन किया था। और उनकी कमांडर कुइली की कहानी भी बहुत प्रेरणादायक है। बिल्कुल। उनकी कमांडर कुइली ने खुद पर घी और तेल डालकर आग लगा ली और ब्रिटिश गोला बारूद के डिपो में कूद गई और उसे नष्ट कर दिया। इसे भारतीय सैन्य इतिहास में पहले मानव बम का उदाहरण माना जाता है। ये तो वाकई एक असाधारण कहानी है। अब एनवायरनमेंट से जुड़ी एक खबर है। जी, उद्यान उत्सव 2026 ये राष्ट्रपति निलयम हैदराबाद में हो रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? ये राष्ट्रपति की एक पहल है जिसके तहत ऐतिहासिक स्थलों को आम जनता के लिए खोला जा रहा है। और इसकी खासियतें क्या है? यहाँ टिकाऊ कृषि पद्धतियों, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल फार्मिंग को दिखाया जा रहा है। और बाजरा आधारित व्यंजन भी हैं जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की गति को जारी रखता है। इसका थीम क्या है? थीम है लैब और लैंड के बीच की दूरी को कम करना और जैव विविधता और कृषि संस्कृति को बढ़ावा देना। बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट पर, प्रीलिम्स फैक्ट्स और मेंस प्रैक्टिस। तो आज के प्रीलिम्स फैक्ट्स का एक त्वरित सारांश मैं बुलेट पॉइंट्स में बताता हूँ। जरूर। पहला, पैक्स सिलिका। इसके 9 सदस्य हैं, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नेदरलैंड्स, इजराइल और यूएई। सबसे जरूरी बात, भारत इसमें शामिल नहीं है। दूसरा, वीबीजी रामजी एक्ट। इसने एमजीएनआरजीए की जगह ली है। इसमें 125 दिन का काम है, लेकिन सप्लाई ड्रिवन है और फंडिंग 60-40 केंद्र राज्य के बीच है। तीसरा फैक्ट। तीसरा, सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट। ये इंटरमीडियरीज के लिए सेफ हार्बर का प्रावधान देता है, लेकिन ये ड्यू डिलिजेंस पर सशर्त है। चौथा, शिवगंगा की रानी वेलु नचियार। उन्होंने हैदर अली के साथ गठबंधन किया था और उनकी कमांडर का नाम था कुयुली। पांचवा फैक्ट। आर्टिकल 254 कंकरेंट लिस्ट में केंद्रीय कानून राज्य के कानून पर हावी होगा जब तक कि उस राज्य के कानून को राष्ट्रपति की सहमति न मिल जाए। और आखिरी छठा फैक्ट। इंदौर संकट। पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया से संक्रमण हुआ था और इंदौर लगातार 8 बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। बहुत अच्छे। अब आज का मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। हाँ, सवाल ध्यान से सुनिएगा। एस्पिरेंट्स इससे लिखने की कोशिश जरूर करें। इस ढांचे को आवंटन आधारित ढांचे में बदल दिया है। भारतीय संघवाद के सिद्धांतों और राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर इसके संभावित प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। Critically analyze the potential impacts of the new VBG-RAMG Act 2025 on the principles of Indian federalism and the fiscal autonomy of states, considering its shift from a rights-based to an allocation-based framework for rural welfare. बहुत ही अच्छा सवाल है, आज की चर्चा के सारे पहलुओं को समेटता है। और अब एक छोटा सा क्विज हो जाए। मैं पहला सवाल पूछती हूँ। पूछिए। Q1 पैक्स सिलिका गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए, वैश्विक आतंकवाद से लड़ना। आपके ऑप्शंस हैं बी, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सुरक्षित करना। आपके ऑप्शंस हैं सी, जलवायु परिवर्तन पर सहयोग। आपके ऑप्शंस हैं डी, हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा। इसका सही जवाब है बी, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सुरक्षित करना और चीन के प्रभाव को कम करना। बिल्कुल सही। अब दूसरा सवाल। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यदि राष्ट्रपति सहमति दे दें तो समवर्ती सूची के विषय पर एक राज्य का कानून केंद्रीय कानून पर हावी हो सकता है? ए, आर्टिकल 252, 252, बी, आर्टिकल 254(2), 254 क्लॉज 2, सी, आर्टिकल 248, 248, डी, आर्टिकल 256, 256। और इसका सही जवाब है बी, आर्टिकल 254(2). ये वो एक्सेप्शन है जिसकी हमने बात की थी। बहुत बढ़िया। तो आज की चर्चा का सार क्या रहा? की टेकअवेज क्या है? आज हमने देखा कि कैसे नीति, शासन और कूटनीति में परसेप्शन और रियलिटी के बीच, यानी जो दिखाया जाता है और जो हकीकत है, उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई है। हाँ, एक गारंटी जो अब हक नहीं रही, एक सबसे स्वच्छ शहर जहां का पानी जहरीला है, और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर जिसे एक बहुत जरूरी गठबंधन से ही बाहर रखा गया है। आज की चर्चा के बाद एक
प्रोवोकेटिव थॉट, एक विचार जो सोचने पर मजबूर करें। जरूर। आज की चर्चा के बाद ये सोचना बहुत जरूरी है कि क्या विकास की दौड़ में हम रैंकिंग और दिखावतीपन को इतनी ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं कि शासन की जो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं, जैसे साफ पानी देना और एक ग्रामीण मजदूर के हक की रक्षा करना, उन्हें हम कहीं नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं? बहुत ही गहरा सवाल है और इसी के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। याद रखें, आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें सुन लो यूपीएससी को। और 299 की मेंबरशिप ज्वाइन करके आप एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस भी ले सकते हैं। धन्यवाद।